হচ্ছে না, একটা রোগের সাথে লড়াই করতে হচ্ছে। সেই রোগের মেডেল দিচ্ছিলাম কনস্টেবল দিলীপ সরকার, আমাদের শিয়ালদার সেও মারা গিয়ে কোভিডকে লড়াই করতে গিয়ে তারা যোদ্ধা, তারা সমাজের সামাজিক যোদ্ধা, জীবন কিন্তু জীবনের কাছ থেকে মারা গিয়েছে। এসআই গৌতম পটনায়ক চ্যাটার্জি পুলিশ স্টেশনে মারা গিয়েছে। আমরা তাদের পরিবারকে আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি। দেবদত্তা আমার একজন ডকুমেন্টারি মারা গিয়েছে, তাদের আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ডক্টর শিশির মন্ডল, ডক্টর বিপ্লব কান্তি সহ আরো অনেকে এই কোভিডের যুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষ বাঁচাতে গিয়ে তারা মারা গিয়েছে। তাদের প্রতি আমি সম্মান জানাচ্ছি। সাহায্য করেছিলেন, প্রশাসন সাহায্য করেছিলেন, তাই হয়তো জীবনগুলো বাঁচাতে আমরা পেরেছি। জীবিকা বাঁচাতে না পারলেও মনে রাখবেন প্রায় 6.5 কোটি টাকা আমফানে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের জন্য ছাড়া হয়েছে এবং তাদেরও আর কয়েক দিনের মধ্যে সেইটা তো হয়েছে। তারা চিন্তা করবেন না, মনে করি তাদের জন্য সরকার আছে। স্পটে কেউ যদি কোনো গন্ডগোল করে সরকার সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়ে অ্যাকশন নিয়েছে। কিন্তু বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম যারা বাংলার বন্ধ করে বেড়ান, একবার কি বলেছেন কোথায় এমন রাজ্য পাবে যেখানে অনেক মানুষ আছে যাদের কার্ড নেই, যারা বাইরে থেকে এসছেন, তাদের জন্য তাদের জন্য এক্সট্রা স্লিপ দিয়ে কুপন দিয়ে খাদ্য সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। যারা পার্টি তাদের ভুল ভাবছি যেখানে আছে সেখানে 63 লক্ষ মানুষকে কুপন দেওয়া হচ্ছে। দিদিকে বলাতে শুনে আমি 6 লক্ষ মানুষের পেনশন করে দিয়েছিলাম। এটা ভাবতেন না যে একটা পয়সা বেশি, এবং সেই পেনশনটার নাম হচ্ছে জয় বাংলা তপশিলি বন্ধু প্রজেক্টে। যারা তপশিলি ভাই বোনেরা আছে, শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না, টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার, এরা আগে টাকাটা সরকার দিয়ে দেয়। অর্থাৎ প্রিয় বয়সে 7 বছর বয়স হলে कोरोना वायरस के पहले हम लोगों ने देखा, इससे पहले कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि हिंदुस्तान का इतना बुरा हाल था। जीडीपी की ग्रोथ को 8.5% से गिराकर लाकर 3-3.5% पर गिरा देकर लोगों को एनआरसी सीएबी के नाम पर डिवाइड कर दिया। एनआरसी करेंगे जो लोग यहाँ से 71 के पहले की जिनके पास पेपर नहीं होगा, जिनकी पैदाइश नहीं होगी, उनको पश्चिम बंगाल क्या हिंदुस्तान से निकालकर बाहर कर देंगे, उन्हें मुजाहिद कर देंगे, उन्हें बाहर फेंककर दूसरे जगह फेंक देंगे। हिंदुस्तान में रहने का उनका हक नहीं है। इस तरह से इन लोगों ने हिंदुस्तान में ये तहरीक चलाकर हिंदुस्तान को लोगों को बांटने की कोशिश की। हमारे हिंदू भाइयों को दिखाया कि ये मुसलमान जो होते हैं आतंकवाद होते हैं, ये मुसलमान जहां पर रहते हैं वहां पर झगड़ा करते हैं, झमेला करते हैं, यहाँ की नौकरियों को बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से मासूम जनता को इस बीजेपी सरकार ने बहकाया और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने इस मासूम जनता को समझाने का कोशिश किया कि देखिए हम तमाम लोगों को मिलकर रहना है। जब से मुल्क आजाद हुआ है सन 1947 से, जिस तरह से हिंदुस्तान एक फूल के गुलदस्ते की तरह सजा हुआ है, वो एक ऐसा फूल का गुलदस्ता जिसमें गुलाब का फूल भी होता है, कमल का फूल भी होता है। लेकिन ये ममता बनर्जी का कहना था कि उस फूल में कमल का फूल भी होता है, उस फूल में उस गुलदस्ते में गुलाब का फूल भी होता है, उस गुलदस्ते में चमेली का फूल भी होता है। हर तरह के फूलों को मिलाकर एक गुलदस्ता बनता है, तभी इस गुलदस्ते की शक्ल खूबसूरती से दिखाई देती है। लेकिन इस बीजेपी ने क्या किया, उस गुलदस्ते को अलग कर दिया। कमल का फूल है तो वो हिंदू का है, और गुलाब का फूल है तो वो मुसलमान का है। फलों को डिवाइड कर दिया, खजूर है तो वो मुसलमान का है, संतरा है तो वो हिंदू का। मिठाई को डिवाइड कर दिया, अगर बर्फी है तो मुसलमानों का है, अगर लड्डू है तो क्योंकि उसका शक्ल ऑरेंज कलर का होता है तो वो हिंदू का। यह है बीजेपी का रोल। हम तमाम लोगों को मिलकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को मिलकर ये सोचना है, ये समझना है कि हम तमाम लोग हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं और ईसाई हैं। और अगर हम लोगों को अपने देश का, अपने प्रदेश का तरक्की देखना है तो हम तमाम लोगों को मिलकर एक गुलदस्ते की तरह रहना है, फूल की तरह अलग अलग डिवाइड नहीं होना है। यही फर्क है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में। कैडरों और लीडरों को इस पश्चिम बंगाल के सरजमीन पर शहीद कर दिया गया सिर्फ
34 साल जबरदस्ती अपने हुकूमत को कायम करने के लिए, और इसी जबरदस्ती के खिलाफ एक औरत, आमतौर पर हम कहते हैं कि औरत जो होती है कमजोर होती है, लेकिन उस औरत ने साबित किया कि जब औरत अपने जिद पर आ जाती है और हक के लड़ाई को उतर जाती है तो लाखों हजारों करोड़ों मर्दों के ऊपर भी वो खाली होती है। ममता बनर्जी ने साबित किया। ये है वो ममता बनर्जी जो हम लोगों के सामने मिसाल के तौर पर खड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने एक अहद किया कि ये 34 साल के जबरदस्ती कायम शुदा गवर्नमेंट को, जो ज्योति बासु और बुद्धदेव की शक्ल पर पश्चिम बंगाल पर काबिज था, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। और उस अहद के तहत उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में तहरीक चलाया। ये महज एक जिद नहीं था कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं इस पर बैठूंगी। ये सिर्फ एक जिद नहीं था, ये एक अहद था, सच्चाई की तरफ लड़ाई था। वो तमाम 55,000 कैडरों और लीडरों के घर वालों की तरफ से एक लड़ाई था कि इनको मैं इंसाफ दिलाऊंगी। और जब 2011 में ममता बनर्जी जीतकर पश्चिम बंगाल की सरकार में बैठी तो उन्होंने अपने 9 साल के कारनामों में यह जाहिर कर दिया कि 34 साल पर ये 9 साल पार्टी